वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। ये हमारे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की दूसरा वीडियो है। ठीक है, ये हमारा सिलेबस की आउटलाइन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। 6 मॉड्यूल्स हैं। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। कोर्स आउटकम भी हमने देख लिया था। कोर्स आउटकम हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इस वीडियो पे हम सीधे आते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स अगर मैं बोलूं तो स्थिर जो बॉडीज़ हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, वो क्या होती है ना, फोर्सेस क्या होते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और बॉडी कांस्टेंट एंड फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं स्टैटिक्स पे। स्टैटिक्स में डील करते हैं तो हम सबसे पहले जाते हैं हमारे उस पीडीएफ के ऊपर। ये हमारा वो पीडीएफ है जो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किया हुआ है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फोर्स यानी कि हिंदी में हमने कहा उसे बल किसे कहते हैं? बल जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर यानी कि सदिश, यानी कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 10 न्यूटन का मतलब हुआ कि किस डायरेक्शन में, है ना, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। तो वो आपको एक्सप्लेन, जब भी आप फोर्स को बताएंगे तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये आपको ध्यान रखना है ना। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आता है न्यूटन के सेकंड नियम से। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो एक बार आप देख लीजिए। एक है इंपॉर्टेंट, एक मिनट, सबसे पहली चीज़ है कि 1 kgf फोर्स है ना। 1 kgf जो फोर्स है वो होता है 9.81 न्यूटन। एक ये इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। दूसरा है 1 किलो न्यूटन, है ना, वो होता है 1000 न्यूटन के बराबर। जब किलो लगता है ना तो किलो का मतलब होता है 1000। जैसे आपने यूट्यूब वीडियो में देखते हैं ना 1K सब्सक्राइबर या 1K व्यूज़, तो K का मतलब क्या होता है वहाँ पे? वो होता है 1000। ठीक है, फिर अब आप जाएंगे तो फिर हम जाएंगे 1 मेगा न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन का मतलब क्या होता है? 1 मेगा न्यूटन का होता है, यहाँ पे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1 मेगा न्यूटन इज 1000 किलो न्यूटन। ये न्यूमेरिकल करने में आपको काम आएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना। फिर हम आ जाते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स पे। जैसे ये बॉडी देख लो एक बार, ये एक बॉडी है, पहले फोर्स देख लो, है ना, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लग रहा है। फोर्स को लगने के लिए उसका टच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी मोमेंट आता है ना, मोमेंट का मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर या मूवमेंट की बात चल रही है। तो एक मूवमेंट होता है जो सीधी रेखा में होता है, क्लियर है। दूसरा मूवमेंट होता है जो घूर्णन गति होती है, जो कि गोल घूमता है। तो जब कोई चीज़ गोल घूम रही है ना तो उसमें बल लगाने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे कुछ दूरी पर, है ना, जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर मैं इस पेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फोर्स लगाऊंगा तो ये कैसी गति करेगा? लीनियर गति करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ दूरी पर अगर मैं बल लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये इसमें एक घूर्णन गति आ जाएगी। क्लियर है? कैसी गति आ जाएगी? घूर्णन गति। जैसे दरवाजा, तो दरवाजे के ऊपर हम क्या करते हैं? उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे हम थोड़ा सा दूर उसको क्या करते हैं? बल लगाते हैं।
तो इस प्रकार के बल को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स तो है ही पर उसमें मोमेंट है। तो ये क्या होता है, दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मान लो अगर ये हमारा बॉडी है और ये उसकी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। अगर इस एक्सिस पे मैं फोर्स लगा दूँ डायरेक्ट, है ना, तो ये बॉल घूमेगी नहीं। जैसे बॉल होती है, मान लो क्रिकेट की बॉल है, तो क्रिकेट की बॉल को अगर आपको स्पिन करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसको हल्का सा घुमाना पड़ेगा, तभी वो उसके अंदर रोटेशन होगा। अगर आप उसको सीधे फेंकोगे, है ना, अगर आप उसको सीधे फेंक दोगे तो उसके अंदर कोई भी स्पिन नहीं होगा। तो स्पिन क्या है असल में, स्पिन यानी कि रोटेशन। तो आपने क्या करा कि उसको, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे थोड़ी सी दूर पे आपने क्या करा, बल लगाया। तो उस बल के कारण क्या हुई, उसमें एक घूर्णन गति आ गई, एक रोटेटरी मोशन भी आ गया। अब इसी में एक स्पेशल केस आता है जिसको हम बोलते हैं कपल। कपल का मतलब क्या होता है कि अगर एक बॉडी है उसमें इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन पे कोई फोर्स लग रहे हैं। जैसे ये देखो, मैं बताता हूँ, ये उसका डायग्राम है, ये देखो। तो अगर इसमें क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे, ये लगाया मैंने F1, ये लगाया मैंने F2, तो क्या होगा, उसके अंदर एक रोटेशन आ जाएगा, है ना, और बॉडी अपनी ही जगह पे क्या करेगी, घूमने लग जाएगी। तो वो किस केस में होगा, अगर मैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, है ना। अभी हम पढ़ेंगे इसको फिर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, पर एक जो अंडरस्टैंडिंग है पिछली क्लासेस से, उसके थ्रू आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर आती है इक्विलिब्रियम। नाउ सी इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन क्यों कह रहा है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू होती है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। इसका उल्टा भी बिल्कुल सही होता है, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो उसके अंदर फोर्स भी नहीं आएगा। इसको समझने के लिए मैं थोड़े से आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, ठीक है, बस के अंदर हम बैठे, बस जब 0 स्पीड से लगा के कांस्टेंट स्पीड तक आती है तो हम पीछे की तरफ धकाते हैं। यह क्या होगा, अगर मान लो कि उसमें ब्रेक लगाया तो हम आगे की तरफ जाएंगे। तो ये हम पीछे और आगे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक बल लग रहा है। ये बल कहाँ से आ रहा है, ये बल आ रहा है F = ma, करेक्ट। ये जो बल आ रहा है ये आ रहा है इस एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, गति में चेंज। तो 0 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की स्पीड पे आप पहुँचे तो आप गति में चेंज कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। तो इसलिए जब आप गाड़ी को हम खींचेंगे तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, या जैसे हम मोटरसाइकिल को जब खींचते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम उसे ब्रेक लगाएंगे तो हम आगे की तरफ आ जाएंगे। तो ब्रेक लगाने पे उसके उल्टी दिशा में बल लगेगा। तो ये बल की वैल्यू कितनी होगी, ये बल की वैल्यू होगी वो जो त्वरण हो रहा है, जितनी जल्दी, यानी आपने तुरंत ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन भी तुरंत होगा, तो इसका मतलब उसके ऊपर बल भी इतना ज़्यादा आएगा। इसलिए जब आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, एकदम फिकाने के लिए हम को हो जाते हैं, फिका जाते हैं। तो इसलिए इक्विलिब्रियम में हम किसी वस्तु को कहेंगे अगर वो वस्तु या तो रेस्ट में है या एक कांस्टेंट स्पीड से गति कर रही है। यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है या बंद है। अगर आप एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हो और आंखें बंद कर लो, है ना, और अगर आपको आवाज़ वगैरह नहीं आए तो आप बता नहीं सकते हो कि ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। क्लियर है। जैसे एक हवाई जहाज़ के अंदर आप बैठ जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हवाई जहाज़ चल रहा है या बंद है, क्योंकि उसके अंदर कोई त्वरण नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए उसमें कोई भी बल नहीं है। इसको आप थोड़ा सा आंख बंद करके थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को ग्रास्प करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फिर होता है इसमें आप इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया, इट मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट एक्सेलरेशन। तो अब हम इस बॉडी के डायग्राम को देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी का मतलब मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, बॉडी का मतलब एक इनक्लोज्ड मैटर है। तो ये जो बॉडी है, क्लियर है, ये बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, फोर्सेज लग रहे हैं, F1, F2, F3, 4, 5, 6, 7,
चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, और ये फोर्स इस प्रकार से लग रहे हैं कि बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रही, बॉडी जैसी है वैसी की वैसी स्थिर है ना। मैंने कल एक इस पेन का एग्जांपल आपको दिया था। ये बॉडी में क्या हो रहा है, एक इसका वेट है, इस पेन का वेट नीचे जा रहा है, लेकिन इसको हमने क्या करा है, एक रेजिस्टेंस दिया है, एक प्रतिरोध दिया है हमारे हाथ के द्वारा, तो इसको एक रिएक्शन मिल रही, इसलिए ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, है ना। हिंदी में क्या कहा हमने इसे, संतुलन। कैसा है ये, एक संतुलन है। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था टग ऑफ वार का, ठीक, टग ऑफ वार यानी कि रस्सी जो खींचते हैं, है ना। तो अब इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, तो अब हम थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं। गणित क्या है इसका, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो 3 दिशाएं होती हैं, x, y और z, ये हमको पता है। x दिशा कैसी होगी, इस तरफ, y होगी इस तरफ, और z होगी परपेंडिकुलर। ये x हो गई, ये y हो गई, ये z हो गई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आते हैं। देखो, तो जब ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और ये z डायरेक्शन है, तो अगर कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी मैंने बना दी इसके ऊपर, ठीक है। अगर इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इधर, एक लग रहा है इधर, एक इधर, इधर, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, पर अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि जितने भी फोर्सेस x दिशा में लगेंगे उन सभी को मैं जोड़ दूं तो उनका सम कितना होना चाहिए, 0। ये कैसे आया, यानी मान लो कि ये F1 है, ये F2 है, और इस दिशा में एक लग रहा है F3, तो F1 प्लस F2 माइनस F3, इसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, 0। यह माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यह ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आप अभी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चन करोगे ना, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपको अप्लाई करना है, इसलिए हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस को पढ़ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे ये x डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन x डायरेक्शन शुड बी 0। Fx क्या है, Fx क्या है, फोर्स इन x डायरेक्शन, फोर्स यानी कि बल, x दिशा में जितने भी बल लग रहे हैं उन सबको अगर आप सम कर दोगे तो उनकी वैल्यू कितनी आना चाहिए, 0। इसी प्रकार से अगर मैं y दिशा की बात करूं तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन y डायरेक्शन कितना होना चाहिए, 0। ये साइन किसका है, समेशन का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है fx1 प्लस fx2 प्लस fx3, ऐसा करते करते कहाँ तक, fn तक 0, fxn, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 0। इसी प्रकार से y दिशा में, इसी प्रकार से z दिशा में समेशन ऑफ f इन z डायरेक्शन शुड बी 0। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये इस PDF में मैंने लिखी हुई है। सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन x डायरेक्शन शुड बी 0, ठीक है। समेशन ऑफ fx इज 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो टोटल कितनी इक्वेशन बनेगी इक्विलिब्रियम कंडीशन से, 3 इक्वेशन। x दिशा में सभी बलों का जोड़ 0, y दिशा में सभी बलों का जोड़ 0, और z दिशा में सभी बलों का जोड़ 0। क्लियर है, देखो इसी प्रकार से y डायरेक्शन में हो गया, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, z डायरेक्शन में हो गया, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। क्लियर है। अब हम जाएंगे चौथी कंडीशन, चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो थोड़ी सी ट्रिकी है समझने में, कि सम ऑफ ऑल मोमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। फिर से मोमेंट मतलब क्या, मोमेंट जब भी मैंने बोला मोमेंट आएगा यानी कि रोटेटरी घूर्णन गति की बात कर रहे हैं, है ना, घूर्णन गति की बात कर रहे हैं। तो अब ये बॉडी है मान लो, ठीक है, जैसे ये बॉडी है, अगर इसके ऊपर मैं ऐसा बल लगाऊं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक घूर्णन गति आएगी, ये घूमने लगेगी। जैसे बॉल को आप घुमाते हो तो वो अगर वो घूम रही है ना तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में वो तभी होगी जब ये इसको जब कोई इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, जैसे मैं ये पेन को इधर से घुमा रहा हूँ तो मैं इधर से एक अपोजिट मोमेंट भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मोमेंट क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ, मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है वो भी आपको धीरे से समझ में आएगा।
तो जैसे ये मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये फोर्स लगाया है ना, और ये उसका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये उसकी एक्सिस है और ये उसकी फोर्स की एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होती है? मोमेंट। तो इस प्रकार से कितने मोमेंट लग रहे हैं, है ना। मान लो कि एक मोमेंट लग रहा है, मोमेंट m1 m2 m3, एक इधर घुमा रहा है, एक उधर घुमा रहा है, एक ऐसा घुमा रहा है। तो ये सारे मोमेंट का जो सम है ये कितना होना चाहिए? प्लस m3, ऐसे करते करते मान लो mn है, इन सब का सम कितना होना चाहिए? 0। ये इसको हमने लिख दिया समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0। ये होती है चौथी कंडीशन इक्विलिब्रियम की, ठीक है। ये है लिखा हमने, सम ऑफ ऑल मोमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। ये 4 कंडीशन, चारों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में ये 4 कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपने इसमें समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, बॉडी कांस्टेंट एंड फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखिए भाई, बॉडी कांस्टेंट का मतलब ये होता है जैसे सपोर्ट है ना, बॉडी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। तो सपोर्ट कितने तरह के होते हैं? बॉडी कांस्टेंट यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर क्या कांस्टेंट लगे हुए हैं, बॉडी जो है वो अगर वो गति नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही, क्या क्या उसके ऊपर कांस्टेंट लगे हुए हैं। तो देखिए अपन, सबसे पहला है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कैसा होता है? देखिए सपोर्ट में आएगा सबसे पहला रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट यानी कि जैसे ठेला गाड़ी के नीचे टायर लगे हैं और उसके ऊपर आपने ये रख दिया बीम को, तो ये जो रोलर सपोर्ट है ये किस डायरेक्शन में चल सकता है? ये चल सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरफ और इस तरफ। ये ऐसा घूम सकता है। क्या ऊपर नीचे जा सकता है? तो ऊपर और नीचे नहीं जा सकता। क्या ये घूम सकता है? मतलब इस प्रकार से, क्या ये हमारा ये जो बीम है या ये जो भी चीज़ है, क्या ये रोटेटरी मोशन कर सकती है? जैसे ये सपोर्ट है और ये जो पिन है इसकी, तो ये ऐसा, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है ना, बिल्कुल वैसा। तो क्या ऐसा कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो टोटल 2 मोशन इसमें हो सकते हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा पिन मोशन। ये जो पिन है, ये हिंज है, ये हिंज भी इसमें होता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये रोलर सपोर्ट हो गया। ये देखिए, फिर आता है हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। ये देखिए, ये इसका डायग्राम बना हुआ है। हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इसमें रोलर सपोर्ट से क्या अंतर होता है? जैसे रोलर सपोर्ट में टायर लगे होते हैं, तो इसमें टायर नहीं होते, इसमें ये डायरेक्ट फिक्स होता है और यहाँ पे एक हिंज लगा होता है और ये इस प्रकार से होता है, यानी कि बिल्कुल ऐसा। तो आप ये जो कब्जेदार मोशन है वो तो हो जाएगा, जैसे दरवाजे का कब्जा है उस प्रकार से ये घूम जाएगा, लेकिन ये अब आगे या पीछे, मतलब मैं इसको अगर इधर हिलाने की या ऊपर नीचे हिलाने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं हिलेगा। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन नॉट पॉसिबल, वर्टिकल मोशन नॉट पॉसिबल, ओनली मोमेंट होगा, मोमेंट इसमें आएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर अगला आता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट यानी तीसरा सपोर्ट कौन सा हो गया? फिक्स का मतलब क्या होगा? ये ऐसा मैंने दीवार के अंदर एक खीली, जैसे हम एक कील को ठोक देते हैं दीवार में, तो अब वो ना तो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, ना, है ना, वर्टिकली मूव कर सकती है, और ना ही ये इस प्रकार से कब्जे की तरह मूव कर सकती है। यानी कि अब एकदम फिक्स हो गया है। इसमें ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, ना वर्टिकल मोशन होगा, और ना ही मोमेंट होगा। क्लियर? तो सपोर्ट कितने तरह के हो गए? 3 टाइप्स। फिर हम आते हैं अगला फ्री बॉडी डायग्राम।
तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? देखिए फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये बहुत 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 ज़रूरी है इसको समझना। फ्री बॉडी डायग्राम होता है टू एनालाइज द बॉडी इट इज आइसोलेटेड एंड ऑल द एक्टिव फोर्सेज एंड रिएक्टिव फोर्सेज ऑन इट आर डिटरमाइंड। जैसे ये मैंने बनाया है ना, और ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। कैसे, मैं इसमें समझाता हूँ आपको। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम में एक बॉडी है, मान लो ये एक फिक्स सपोर्ट है, इसके ऊपर एक ये बॉडी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है ना, और इसके ऊपर दो लोड लग रहे हैं, एक लग रहा है F1, दूसरा लग रहा है F2। F1 किस डायरेक्शन में लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। F2 किस डायरेक्शन में लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे क्या जनरेट होगी? रिएक्शन, प्रतिरोध। यहाँ पे रिएक्शन जनरेट होगी, क्यों? क्योंकि F1 क्या बोल रहा है कि भैया बॉडी जो है तुम इधर खसको, पर इसको कौन रोक रहा है? ये सपोर्ट। तो सपोर्ट एक इसको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दे रहा है, तो ये इसको इधर घूमने नहीं देगा। क्लियर है? ये इसको इधर घूमने नहीं देगा। तो अगर मैं इसका अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी, फ्री मतलब मुक्त, बॉडी मतलब पिंड, और डायग्राम मतलब चित्र। तो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊंगा तो ये देखो, ये मैंने ये बॉडी बनाई, इसके ऊपर ये तो एक लग गया फोर्स F1, दूसरा लग गया इधर F2। तो अभी अगर ये F1 तुम देखोगे तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक ही लोड लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। लेकिन असल में जो एक्चुअल बॉडी है वो तो हिल नहीं रही है। इसका मतलब यहाँ पे उसको क्या एक प्रोवाइड हो रहा है, एक उसको मिलेगी यहाँ से, एक उसको मिलेगी यहाँ से रिएक्शन, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। उसी प्रकार से वर्टिकली ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, फोर्स 2 के कारण ये पिंड जो है ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या हो रहा है, ये नीचे जा पाएगा क्या? नहीं। क्यों? कि ये फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट क्या करेगा? इसको एक वर्टिकल, सॉरी गायब हो गया, मैं फिर से बना देता हूं। तो ये जो F2 है, इसके लिए यहाँ पे क्या जनरेट होगी? एक वर्टिकल रिएक्शन। F1 के लिए क्या जनरेट होगी? यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्लियर है? लेकिन समस्या क्या आएगी? एक चीज़ और, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो F2 है ये इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लग रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा बॉडी का? यहाँ, इसको हमने बोला G, इससे कुछ दूरी पे लग रहा है। तो क्या होगा कि ये घूर्णन गति करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये फिक्स सपोर्ट इसको घूर्णन गति करने देगा? जो ये फिक्स सपोर्ट है, क्या ये इसको घूर्णन गति करने देगा? नहीं करने देगा। तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑपोजिट मोमेंट जनरेट होगा, है ना, एक ऑपोजिट मोमेंट जनरेट होगा। और वो कैसा होगा? इस डायरेक्शन में, ऐसा। इसको हमने कहा M। तो ये M किसको बचाएगा? इस फोर्स को। ये M किसको बचाएगा? इस फोर्स को। तो ये जो RH, RV और M है, ये क्या है? ड्यू टू फिक्स सपोर्ट, ये जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। और F1 और F2 क्या है? ये है फोर्स, जो कि क्या है? एक्सटर्नल। ये चीज होती है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। फिर अब हम आते हैं अगली चीज पे, लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। देखिए लोड्स ऑन स्ट्रक्चर, अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड की बात करता हूं मैं, तो लोड्स यानी कि क्या होगा? लोड्स का मतलब क्या होगा? अभी ये देखिए, ये एक प्रकार की बीम है, इसको मैंने बोल दिया सिंपली सपोर्टेड बीम। आगे पढ़ेंगे हम सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड क्यों है वो सब पढ़ेंगे आगे। तो अब इसके ऊपर लोड लग रहा है, तो लोड कैसा लगेगा? सबसे पहला होता है एक पॉइंट लोड, है ना, F। तो यहाँ पे F क्या है? पॉइंट लोड। क्या है F? पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कैसा बोलेंगे? जो एक पॉइंट के ऊपर लगे, ये होता है पॉइंट लोड।
दूसरे किस्म का लोड होता है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर से मैं बीम बनाता हूँ। अब इसके ऊपर मैं ऐसा स्प्रिंग टाइप से ये बनाता हूँ। तो ये जो स्प्रिंग है ना, ये उसको बोलते हैं UDL, है ना, F1 F2, ये F1 बोल दो, इसको F2 बोलो, इसको क्या बोलो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली मतलब क्या, ये यूनिफॉर्म है, हिल नहीं रहा, मतलब बराबर तरीके से बटा हुआ है ना, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं है, बिल्कुल बराबर तरीके से बटा हुआ है। ठीक। अब तीसरे प्रकार का लोड जो होता है, तीसरे प्रकार का लोड होता है वो होता है यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। ये फिर से मैंने बीम का डायग्राम बनाया। अब ये इसको ऐसा एक ट्राइंगल बनाऊंगा। ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये लोड जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, है ना, तो क्या हो रहा है, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मान लो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 0, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू हो गई F मैक्स। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड, UVL। ठीक है। ये देखो, ये PDF के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। फिर आता है कपल लोड। कपल लोड कैसा होता है, जैसे ये डायग्राम में देखो। ठीक है। ये एक बीम बना दी मैंने। कपल लोड क्या करेगा, अल्टीमेटली दो लोड इस प्रकार से लग रहे हैं जो इस बीम को ऐसे घुमाएंगे M। तो ये बीम को क्या करने की कोशिश करेंगे, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे। कपल लोड। कपल का मतलब मैं बता चुका हूँ। कपल का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पे दो लोड इस प्रकार से लग रहे हैं कि वो इक्वल और अपोजिट है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से समान दूरी पर है, जिससे कि वो बॉडी अपनी ही जगह पे घूमने लग जाए, है ना। जैसे मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये अपनी जगह पे तब घूमेगी जब इसके ऊपर एक कपल लगेगा। ठीक। कपल यानी कि दो लोग, तो दो लोड जब एक साथ लगेंगे उसको हमने कह दिया कपल लोड। ठीक है। तो ये हमारा वीडियो हो गया है। अब इसमें समरी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा है, जो स्थिर होती है। स्थिर अवस्था क्या होती है, उसमें फोर्स पढ़ा, है ना। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश, यूनिट न्यूटन। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ दूरी पर लगे तो वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसके कारण कौन सी गति होती है, घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन होता है। फिर हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखी। कितनी कंडीशंस होती है, जनरली 4 कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और Z डायरेक्शन में, यानी X, Y, Z 3 कंडीशन तो ये हो गई। चौथी कंडीशन होती है मोमेंट की। तो चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तब हम कहेंगे कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, या बॉडी किस में है, संतुलन में है। फिर आता है बॉडी कांस्टेंट, हमने देख लिया। बॉडी कांस्टेंट में हमने सपोर्ट देखा, है ना। सपोर्ट कितने तरह के देखे, 3 तरह के देखे। ठीक है। कौन कौन से देखे, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। फिर हमने देखा फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हमने क्या कहा, मुक्त पिंड चित्र। तो ये सब हमने आज की इसमें पढ़ा है। ये रेफरेंसेस फर्दर रीडिंग में आप जाएंगे तो ये बुक है एक रामामुत्तम की और सुब्रमण्यम की, और एक NPTEL का लेक्चर है, ये इसकी लिंक मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप इन से रेफर कर सकते हैं। साथ में मैंने जो आपको PDF प्रोवाइड की है, उस PDF में सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको आप स्टडी करिए। इसके बाद में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करके सबमिट करना है। ठीक है। सो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।